आज से 45 साल पहले एक ऐसा भी देश था जिसे एशिया का मरीज कहा जाता था। भारत को तो खुद एक गरीब देश माना जाता था, लेकिन इस देश की हालत तो भारत से भी बदतर थी। लेकिन जिस देश में 70 करोड़ से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हों, उस देश का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा डार्क दिखाई देता है। लेकिन एक गेम चेंजर पॉलिसी ने उस देश को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और भारत से 5 गुना अमीर देश बना दिया। और ये कहानी वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब कहे जाने वाले चाइना की थी। लेकिन लिटरली वो गेम चेंजिंग पॉलिसी क्या थी चाइना की? लिबरलाइजेशन। लेकिन चाइना जितना ताकतवर है, आज से 60-70 साल पहले चाइना कल्चरल रिवॉल्यूशन की चपेट में आ गया। कल्चरल रिवॉल्यूशन की वजह से चाइना में चारों तरफ दंगे फसाद चल रहे थे। सड़कों पे बड़े बड़े नेताओं और व्यापारियों का आना जाना ठप हो गया था, क्योंकि लोग उन्हें ही टारगेट करते थे। नेताओं के घर जलाए गए और व्यापारियों की संपत्ति लूट ली गई। लेकिन 1976 में कल्चरल रिवॉल्यूशन खत्म होता। चाइनीज इकॉनमी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां कोई भी देश उसकी मदद करना नहीं चाहता था, क्योंकि कल्चरल रिवॉल्यूशन ने चाइना के 70 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे ढकेल दिया था। चाइना में इतनी भयंकर भुखमरी देखने को मिली कि चाइनीज गवर्नमेंट को सड़े हुए गेहूं और चावल इंपोर्ट करने पड़ रहे थे, क्योंकि ना तो चाइनीज लोगों के पास इतना पैसा था और ना ही चाइनीज गवर्नमेंट के पास इतना पैसा था जिससे वो बढ़िया अनाज खरीद सके। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बना? 8 रुपये में टेम्पर ग्लास, 40 रुपये में फास्ट चार्जर, 16 GB मेमोरी कार्ड सिर्फ 25 रुपये। आखिर चाइना इतने सस्ते प्रोडक्ट्स कैसे बना लेता है? क्या ये चीप लेबर की वजह से पॉसिबल है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही पहलू दिखाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की शुरुआत होती है 1976 में, जब गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से चाइना में बाहरी कंपनीज अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए टूट पड़ी। क्योंकि लिबरलाइजेशन का मतलब ही होता है कि बाहरी कंपनी भी अब आपके देश में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकती हैं। चाइना में 3 साल में इतनी फैक्ट्रियाँ खुली कि हर एक गली मोहल्ले में बड़ी नहीं तो छोटी फैक्ट्री होती ही थी, जो कि वहाँ के 70 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का काम करती थी, जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे पहुँच चुके थे। चाइना ने इतनी एक्सट्रीमली ग्रोथ किया था कि हर साल चाइना 1.5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाने लगा था। जो देश चाइना को एशिया का मरीज कहते थे, अब चाइना उन देशों को भी टक्कर देने लगा था, और ना ही टक्कर बल्कि अब वो उन लोगों से आगे भी निकलने लगा था। लेकिन चाइना को कंपनीज इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं क्योंकि वहाँ पर नो डाउट चीप लेबर मिल जाते हैं। लेकिन चाइना में कंपनीज अपनी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ इसलिए खोलती हैं क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट की पॉलिसी हमेशा से ही बिजनेस फ्रेंडली रही है। स्टार्टिंग के दिनों में फैक्ट्री से जो टैक्स कलेक्ट होता था उससे चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता था, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बिजनेस को सपोर्ट करता था, जैसे रोड्स, रेलवे और पोर्ट्स। लेकिन इन सब के बीच चाइनीज़ लेबर्स की कोई नहीं सुनता था, न सरकार और ना ही कंपनी मालिक। चाइना में उस समय चाइल्ड लेबर पॉलिसी थी ही नहीं। कुछ कंपनीज ओवर टाइम भी कराती थी और एक्स्ट्रा पे भी नहीं करती थी, और कुछ की हालत तो इतनी ख़राब थी कि पूरे साल में सिर्फ एक ही बार सैलरी मिलती थी, क्योंकि कंपनीज नहीं चाहती थी कि बार बार लेबर्स फैक्ट्री को छोड़कर जाएं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब हो, और गवर्नमेंट भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेती थी। और लेती भी कैसे? उन्हीं कंपनीज की वजह से चाइना का दिन बदल रहा था। लेकिन चाइना दुनिया की आज 80% एयर कंडीशनर, 70% मोबाइल, 60% शूज़, 74% सोलर और 60% सीमेंट, 50% कोल और 50% एप्पल, 30% स्टील अकेले मैन्युफैक्चर करता है। लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इतने सस्ते में बन कैसे जाते हैं? किसी भी चीज़ को सस्ता बनाने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट 4 फिंगर रूल का यूज़ करती है। फिंगर 1, स्पेसिफिक लोकेशन फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जस्ट टेक एग्जांपल, जैसे संघाई प्रोविंस में आईफोन्स मैन्युफैक्चर होते हैं। आईफोन्स का डिस्प्ले सैमसंग बनाता है, और आईफोन्स का डब्बा कोई और कंपनी बनाती है, और इसके कई इंटीग्रल पार्ट्स कई अलग अलग कंपनियाँ बनाती हैं। और इन सभी फैक्ट्रीज़ को एक स्पेसिफिक लोकेशन में ही बनाया गया है, जिसकी वजह से इंटरनल ट्रांसपोर्ट लगभग ना के बराबर आता है। लेकिन अगर सैमसंग का डिस्प्ले कोरिया से इंपोर्ट किया जाए और आईफोन का डब्बा अमेरिका से, तब प्रोडक्ट का दाम बढ़ना लाजमी है, और फिंगर 1 इसी चीज़ को रोक देता है। सेकेंड फिंगर, मास प्रोडक्शन। जहां छोटी कंपनीज 100 यूनिट, 1000 यूनिट, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, वहीं चाइनीज़ फैक्ट्री एक ही बार में 1 करोड़ 2 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग कर देती हैं, जिसकी वजह से कई बार कॉम्पिटिटर्स से आधे दाम पर ही इनका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है। थर्ड फिंगर, पंप एंड डंप टेक्निक। मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले एक कंट्री की मार्केट को टारगेट करता है चाइना, जैसे इंडिया, जहां 8-9 साल पहले दिवाली वाले लाइट्स 150 रुपये से नीचे मिलते ही नहीं थे। वहीं चाइना ने मास प्रोडक्शन की वजह से 20 से 30 रुपये में ही दिवाली लाइट्स बेचने लगे, जिसकी वजह से लोकल मैन्युफैक्चरर खत्म हो गए। फिंगर 4, रिवर्स इंजीनियरिंग। चाइना रिसर्च और डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करता है, क्योंकि अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई ऐसी मशीन इन्वेंट होती है जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तब चाइना उसके एक मॉडल को खरीद लेता है
तब चाइना उसके एक पीस को खरीद लेता है और खोल के उसमें देख लेता है कि क्या क्या चीज़ें लगी हैं, और ठीक हूबहू कॉपी क्लोन बनाना शुरू कर देता है। और मास प्रोडक्शन की वजह से जिस कंट्री ने उसे इन्वेंट किया था, ये उससे भी सस्ते दाम पर इस प्रोडक्ट को बनाने लगते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से चाइना आज पूरे दुनिया की मार्केट को टक्कर दे रहा है। लेकिन जब भारत गुलाम था, तब टाटास भी अंग्रेज़ों की आंखों में आंख डालकर उनको व्यापार में टक्कर दे रहे थे। अगर आपको देखना है कैसे, तो ये वाली वीडियो जाकर ज़रूर देखना।